आज हम लोग शेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में देखा था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग का एक आज का टॉपिक हुआ सेल मेम्ब्रेन या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल्स हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, प्रत्येक सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म जो है वो इनक्लोज होता है सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन वो लिविंग स्ट्रक्चर है, जबकि सेल वॉल लिविंग था। सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्म को घेरे हुए रहता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन का बहुत यूनिक कैरेक्टर है। इसमें यूनिक कैरेक्टर सेंस में है कि ये पहला इसका देखा जाए तो सबसे पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर देखा जाए तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। दूसरा इसका आता है सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव परमिएबल मतलब ये हुआ कि सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर या बाहर मतलब इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड जाने के लिए देगा, ठीक है। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज द रीजेनरेटिव, ठीक। तीसरा आता है ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह हुआ कि ये लिविंग स्ट्रक्चर है, तीसरा चौथा नंबर में आता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो बना हुआ होता है, कंपोजिशन जो होता है, इसका कंपोजिशन इसमें ऐसे कंपोजिशन इसको यहां पर लिखा जाना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये बना होता है फॉस्फोलिपिड, ये बना होता है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का, एंड प्रोटीन ये मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, बट इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम अमाउंट्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, एंड इसमें कुछ लिपिड्स भी रहता है। मेनली ये पॉलीसैकेराइड्स 1% पॉलीसैकेराइड्स रहता है, ठीक। ये तीन चीज का, लेकिन इसमें से ये 99% पार्ट यही है, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन। थोड़ा सा 1% पार्ट जो है पॉलीसैकेराइड्स रहता है, ठीक है। तो जहां तक सेल मेम्ब्रेन के बारे में यह है कि इसका कैसे अरेंजमेंट कैसे होता है, सेल मेम्ब्रेन में कैसे अरेंजमेंट होता है। इसमें अरेंजमेंट होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया था। जैसे सबसे पहले हालांकि बहुत सारा दिया, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड अगर बात किया जाए तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। यानी अब आता है मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक। मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन में the most accepted model of cell membrane is fluid mosaic model. This is fluid mosaic model, and this model was given by Singer and Nicholson, ठीक है। ये सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर के सेल मेम्ब्रेन का मतलब स्ट्रक्चर दिया था, जो कि काफी एक्सेप्टेड हुआ। सभी साइंटिस्ट ने मिलकर इसको एक्सेप्ट किया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट, रॉबर्टसन ने भी अपना मॉडल दिया था, लेकिन वो सब रिजेक्ट कर दिया गया, और भी इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया। लेकिन रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या था? कारण यह था कि जितने भी साइंटिस्ट सिंगर निकोलसन से पहले जो अपना स्टेटमेंट दिया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो रिजेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण था कि उसके स्ट्रक्चर में यह पता नहीं लग रहा था कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है या कि नहीं है, यानी कि वो मतलब एक्सप्लेन करने में असमर्थ था।
एक्सप्लेन नहीं कर पाया सेल मेम्ब्रेन को कि वह सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है अथवा नहीं है। लेकिन सिंगल इक्वेशन के बारे में ये क्या किया था, इन्होंने ये बोला कि जैसे कि अपना जो मॉडल दिया था, एक मॉडल का हम थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर दे रहे हैं। ये देखिए, ये हुआ प्रोटीन का लेयर, ठीक, ये बीच में लिपिड होता है, यानी कि ये जो इसका जो क्या कहते हैं, इसका थिकनेस है, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस समझ बात है, तो थिकनेस इसका 75 एंगस्ट्रॉम होता है थिकनेस। दिस इज द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। 75 थिकनेस में ये प्रोटीन का लेयर जो होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, ये बायर लेयर जो होता है लिपिड का ये होता है 35 एंगस्ट्रॉम, और ये जो है प्रोटीन का फिर नीचे ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। यानी टोटल मिलाकर के सेल मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है वो 75 एंगस्ट्रॉम होता है। 75 एंगस्ट्रॉम में ये जो है ये लिपिड का लेयर है, बायर लेयर लिपिड है। लेकिन यह लिपिड के लेयर में यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सिंगर रिकर्डसन ने एक्सप्लेन किया था इन हिज मॉडल्स, इट मींस फ्लूइड मॉडल्स। क्या था कि इन्होंने बोला था कि ये फॉस्फोलिपिड के लेयर में प्रोटीन का एक टुकड़ा होता है, ठीक है, प्रोटीन का एक टुकड़ा होता है, और यही प्रोटीन का टुकड़ा जो है सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। और यहीं पर एक कैनाल का फॉर्मेशन होता है, ये कैनाल, इसी कैनाल के माध्यम से फ्लूइड जो भी सब्सटेंस है वो, जैसे कि मान लो कि ये आउटसाइड हुआ, आउटसाइड सेल, और ये हुआ इनसाइड द सेल। यानी कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन को ऐसे दिखाया जाए तो इसको अगर ऐसे करके छोटा सा हम कटिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये बाहर, ये अंदर वाला हुआ, ये बाहर वाला हुआ, तो बाहर वाला पोर्शन ये हुआ और अंदर वाला पोर्शन, बाहर वाला प्रोटीन का टुकड़ा ये हुआ, प्रोटीन का लेयर ये हुआ, ये अंदर वाला प्रोटीन का लेयर ये हुआ। तो इसमें ये लिपिड के लेयर में प्रोटीन का टुकड़ा है, लिपिड के लेयर में प्रोटीन का टुकड़ा है। और इन्होंने एक बोला था, सिंगर निकोलसन ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था, मतलब ये अपना स्टेटमेंट मतलब फिलोसफिकल अंदाज में बोला था कि लिपिड के समुद्र में एक प्रोटीन का टुकड़ा जो फ्लोट कर रहा है, मतलब आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन फ्लोट ऑन द ओशन ऑफ लिपिड्स बाय फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये प्रोटीन का टुकड़ा है, लेकिन ये प्रोटीन का टुकड़ा दो तरह का होता है। एक कुछ प्रोटीन का टुकड़ा ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, कुछ ऐसे रहता है, कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, और कुछ ऐसे रहता है। तो ये प्रोटीन जो है, ये दिस प्रोटीन आर कॉल्ड एक्सट्रांसिक प्रोटीन एंड दिस इंट्रांसिक, ये भी इंट्रांसिक है। लेकिन यह प्रोटीन का जो है ये दोनों लेयर को टच करता है, जिसकी वजह से एक बहुत छोटा सा कैनाल का फॉर्मेशन होता है, और यही कैनाल की वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वह सेलेक्टिव परमेबल अपना प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये एक मतलब सिंपल आइडिया हुआ फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, तो डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए है, तो क्या अपने क्लास में इसके लिए हम लोग देखेंगे बाद में, इसके बारे में डिस्कस होगा, ठीक है। तो ये हुआ ये सिंगर निकोलसन के बारे में हुआ। सिंगर निकोलसन का स्टेटमेंट जो था वही स्टेटमेंट था, मतलब जैसे एक बोला था कि गुलाब जामुन इज फ्लोट ऑन द कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन को यहाँ पर बोला गया था किसके बारे में, फॉस्फोलिपिड के बारे में, और गुलाब जामुन इट मींस इट इज द पीस ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। एंड देयर होल एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा नेचर सेलेक्टिव परमेबल है, ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, रिजेनरेटिव होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह हुआ कि जो भी सिलेक्टेड सब्सटेंस है उसी को जाने देता है, जिसका जरूरत नहीं है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, ठीक। अब एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि इसका और फंक्शन क्या कैसा होगा। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर बोला जाए, एक चीज और है, यह स्पेसीज, दो स्पेसीज के बीच में एक आइडेंटिफिकेशन का भी काम करता है। जैसे कि सपोज दैट पोलिनेशन मान ले, पोलिनेशन हो रहा है, तो बगल में कोई प्लांट्स है, मान लो ब्रिंजल का प्लांट्स है, इधर यहाँ पर चिली का प्लांट है, तो पोलन ग्रैंड का जो ट्रांसफर होगा, तो पोलन ग्रैंड का ट्रांसफर सेम स्पीसीज में ही होगा। लेकिन अगर मान लो डिफरेंट स्पीसीज में अगर हम पोलन ग्रैंड ट्रांसफर कर दे, बट these pollen grains do not germinate because the cell membrane do not recognize
सेल मेम्ब्रेन का जो वहां पर कैपेसिटी है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि मेरे स्पीसीज का। जब तक सेल मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं करेगा मेरे स्पीसीज का है, तब तक जो है वो क्या होगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का ये सेल मेम्ब्रेन का एक नेचर और भी आ गया है, ये रिकॉग्निशन का काम करता है। सेल रिकॉग्निशन का काम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल रिकॉग्निशन का काम करता है। ठीक, अब ये सेल मेम्ब्रेन में ये तो सारा चीज हो गया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का भी ये ब्रीफली आइडिया मैंने दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि सम टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड विद द सेल मेम्ब्रेन्स, जैसे कि सेल के अंदर और बाहर की बात है, तो इसमें से कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। जैसे एक सिंपल टर्म अगर हम देखा जाए जो कि बहुत ये इसके बारे में प्रचलन में है, पहला नंबर आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक, ये डिफ्यूजन क्या चीज है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? कोई भी सब्सटेंसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूव करता है, कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनी सब्सटेंसेस, है ना, व्हेन एनी सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन, दिस process is called diffusion. Diffusion is a passive process. Diffusion is a passive process. Passive active का मतलब क्या है? एक होता है यानी कि passive process, passive transport या process, और दूसरा होता है active process या transport। ठीक, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब हुआ इसमें एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता है, जबकि इसमें एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन बिकॉज इन पैसिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की दूर ओर जाएगा तो कोई भी सब्सटेंस में उसमें एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होगा। इट मीन्स इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। So we can explain about the diffusion. Diffusion is a passive transport in which any substances move from the higher concentration region to the lower concentration region. और यह सभी चीज में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, हर जगह होता है। जैसे कि मान लो कि ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में हम लोग क्या करते हैं, एक कैंडल करते हैं, एक ये जला देते हैं, क्या कहते हैं, अगरबत्ती यानी कि वो स्टिक जला देते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरे रूम में वो फैल जाता है। या फिर हम लोग कोई स्प्रे ही कर देते हैं, सेंट का स्प्रे कर देते हैं, तो क्या होता है, पूरा रूम में फैल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से वो निकल रहा है, जहां से वो धूप स्टिक से जो उसमें स्मेल जो निकल रहा है, तो वहां पर हायर कंसंट्रेशन रीजन था और इधर लोअर कंसंट्रेशन रीजन था, तो क्या वहां से यहाँ आया, तो ये क्या हुआ, ये डिफ्यूजन हो गया। ठीक, उसी तरह से और भी कोई सब्सटेंसेस है, जो सब्सटेंसेस अगर हायर मतलब कि जहां पर ज्यादा है, ज्यादा से अगर कम में जा रहा है, तो वह प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग बेसिक प्रोसेस। और यह प्रोसेस अगर सेल में होता है या और बाहर भी होता है, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन हर जगह होता है। जैसे कि अपने लोगों को ह्यूमन बीइंग में हम लोग का गैसेस सेक्शन जो होता है यूरी में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, तो ये सारा प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस है। इस डिफ्यूजन के बाद एक आता है सेकेंड डिफ्यूजन का एक अलग टाइप है, इसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में एक चीज था कि इसमें सेल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं थी, है ना। डिफ्यूजन के लिए सेल मेम्ब्रेन का होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए एक पहला रिक्वायरमेंट है कि इसके लिए क्या चाहिए, सेल मेम्ब्रेन चाहिए। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी था, इसमें हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी होगा, लेकिन ये ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ होगा सॉल्वेंट में। ठीक, तो सॉल्वेंट में होगा, तो सॉल्वेंट यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस इन तीनों में नहीं होगा, मात्र सॉल्वेंट में होगा। तो सॉल्वेंट में होगा तो यह भी क्या चीज होगा, ऑस्मोसिस इज आल्सो पैसिव प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग जनरली सॉल्वेंट में वाटर यूज करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि यह जो जैसे कि सपोज है ये एक सेल है, इस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहां से वाटर जा रहा है अंदर, तो ये सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। और सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, तो ये जो ट्रांसफर जो होगा सेल से बाहर और सेल के अंदर, ये किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा।
सॉल्वेंट अगर होगा और इसमें किसी प्रकार का एनर्जी नहीं लग रहा है, एनर्जी लगेगा तो फिर दूसरा चीज है, ठीक है। एनर्जी का यहाँ पर कोई यहाँ पर कंजम्पशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इधर से इधर आ रहा है इट मीन्स यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है। इधर क्या हो गया, लोअर है, ठीक। इधर इसमें क्या हुआ, हायर है, इधर लोअर है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आ रहा है थ्रू शेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑस्मोसिस यहाँ पर देख रहे हैं कि दो चीज हो रहा है, एक बाहर से अंदर जा रहा है, एक अंदर से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ऑस्मोसिस को दो भाग में बांटना पड़ेगा, ठीक। जब सॉल्वेंट बाहर से अंदर की ओर जा रहा है थ्रू शेल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड इंडो ऑस्मोसिस। इट मीन्स ऑस्मोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंडो ऑस्मोसिस और दूसरा हुआ एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। जब when solvent move from higher concentration region to lower concentration region through shell membrane is called osmosis। और इस ऑस्मोसिस को अगर बंटवारा कर दिया दो भाग में, तो when solvent move from outside to inside the cell through shell membrane is called endosmosis। ठीक, यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। when solvent move inside to outside the cell, when solvent move inside to outside the cell through shell membrane is called endosmosis। so exosmosis, हाँ इसको बोलेंगे exosmosis। तो इंडोऑस्मोसिस में क्या हो, वाटर अंदर आए, वाटर जैसे अंदर आए तो वाटर का प्रेशर इसके ऊपर पड़ जाएगा, मेम्ब्रेन के ऊपर। तो वाटर का प्रेशर जो मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ेगा, तो इस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मतलब क्या होगा, द प्रेशर ऑफ वाटर एक्सर्टेड ऑन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर जैसे ऐसे वाटर इंटर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल स्वेल अप, मतलब ये फूल गया, ये मतलब एक्सपेंड कर गया, फैल गया। तो सेल खुल गया या फिर उसको हम स्वेल बोल सकते हैं, स्वेल कर गया। तो इससे क्या हुआ, इसमें ये जो प्रेशर जो यहाँ पर फॉर्म हुआ उस प्रोसेस को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। वाटर के द्वारा जो प्रेशर का फॉर्मेशन हुआ मेम्ब्रेन पर, इसको टर्गर प्रेशर। लेकिन इसका काउंटर प्रेशर भी होता है। ये वाटर जो प्रेशर दे रहा है मेम्ब्रेन पर, तो मेम्ब्रेन का भी प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, इसका नाम हुआ वॉल प्रेशर। ठीक, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। जब इंडोऑस्मोसिस के दौरान जब वाटर का एंट्री होता है सेल मेम्ब्रेन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्गर प्रेशर इंक्रीज एंड दिस प्रेशर इज काउंटर बैलेंस्ड बाय वॉल प्रेशर। तब क्या होता है, सेल टर्जिड हो जाता है, कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक, तब सारा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्सपेंड किया हुआ था, और सेल के अंदर जितने सारे ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स अपना अपना वर्क करता है। ठीक, अब देखिए ये तो इंडोऑस्मोसिस में हुआ। एक्सोऑस्मोसिस में जब हम बाहर निकाल रहे हैं, जब जब सॉल्वेंट जब बाहर निकल रहा है, मतलब सॉल्वेंट मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड द सेल थ्रू शेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। तो ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस सेल बिकम श्रिंक। सेल ये क्या हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्यों, ये बाहर निकल गया, सॉल्वेंट बाहर निकल गया, सेल सिकुड़ गया। लेकिन एक चीज और है, किसी भी सेल को टर्जिड करना या उसको मतलब श्रिंक करवाना, ये अपने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सॉल्यूशन के बारे में बात करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, नीट वगैरह में पूछा जाता है, और भी बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है। When a cell drop in a particular solution, after some time cell becomes shrink or swell up. Which types of solution is used? मतलब क्या होगा, किसी सेल को हम लोग किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो सेल स्वेल कर जाता है, फिर उसी सेल को दूसरा में डालते हैं तो श्रिंक कर जाता है। आखिर वो चक्कर क्या है, इसमें क्या कारण है, इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा एक चीज जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। टर्गर प्रेशर ये हो गया, वॉल प्रेशर ये हो गया, सॉल्वेंट अंदर गया तो इंडोऑस्मोसिस, सॉल्वेंट बाहर निकला एक्सोऑस्मोसिस। लेकिन इसके लिए सेल मेम्ब्रेन चाहिए। दिस इज द peculiar character, this is the main property, the main characteristics of osmosis। तो ऑस्मोसिस जब भी होगा वो लिविंग सेल्स में होगा, इसके लिए सेल मेम्ब्रेन तो होना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या चीज है, solution is a mixture of solvent and solute।
यानी सॉल्यूटन जो है यह सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर होता है। लेकिन सॉल्वेंट जब भी रहेगा वो मोर अमाउंट में है, ये मोर अमाउंट में है, ये लेस अमाउंट में है, ठीक है। तो सॉल्वेंट को हम लोग पर्टिकुलरली मेनली यूज करते हैं, वाटर लेते हैं, है ना, नॉर्मल सॉल्वेंट, जहाँ भी सॉल्वेंट बहुत सारा चीज, अल्कोहल भी सॉल्वेंट का बहुत जगह काम आता है, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट में जो हम लोगों को ज्यादा मतलब कॉमन मिलता है वाटर है, और सॉलिड में हम लोग क्या ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं या सॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट और जब भी होना चाहिए तो मोर अमाउंट होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो सपोज दैट कि 5 kg शुगर है, चीनी है, और उस चीनी को बोलेंगे क्या इसको 500 ml में, हाँ, इसको घोलना है, तो उस कंडीशन में वो उलट जाएगा, इसीलिए उलट जाएगा। इस सॉल्वेंट यहाँ पर हमने क्या बोला था कि सॉल्वेंट होना चाहिए मोर अमाउंट में और सॉलिड होना लेस अमाउंट में, लेकिन सॉलिड क्या हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया, तो यह हो जाएगा सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट हो जाएगा, और वाटर हो जाएगा वहां पर सॉल्वेंट। लेकिन वो हायर क्लासेस के लिए मालूम है, लेकिन ये अभी बेसिक के लिए ये जान लो कि ये सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं मोर अमाउंट में और सॉलिड लेते हैं लेस अमाउंट में। तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, जैसे कि इसीलिए इसी आधार पर एक 3 प्रकार का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। 3 प्रकार का सॉल्यूशन होता है। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो लेकिन ये 3 सॉल्यूशन है, तीनों सॉल्यूशन अलग अलग नहीं होता है, कंपेरेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर, बिना एग्जांपल ये समझ में आएगा। 3 बीकर लिए, ए, बी और सी, 3 बीकर लिए, और तीनों बीकर में 1-1 लीटर पानी डाल दें। 1 लीटर H2O, 1 लीटर H2O, 1 लीटर H2O, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, बीकर नंबर ए, बी एंड सी, इसमें हम डाल देते हैं 30 ग्राम 30 ग्राम शुगर डाल देते हैं, शुगर, इसमें 20 ग्राम शुगर डाल देते हैं, इसमें 10 ग्राम शुगर डाल देते हैं। तो अब एक सवाल है, तीनों सॉल्यूशन हो गया, होगा कि नहीं, तीनों में सॉल्वेंट और सॉलिड है, और सॉलिड का मात्रा ज्यादा है, कम है, और सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक। लेकिन तीनों सॉल्यूशन हो, नो डाउट। लेकिन अगर यह पूछा जाए तो तीनों एक प्रकार का सॉल्यूशन नहीं हुआ, अलग अलग प्रकार का सॉल्यूशन हुआ। अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये सॉल्यूशन है वह रिस्पेक्ट ऑफ द बी एंड सी, दिस इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड इसीलिए कि इसमें शुगर का सॉलिड का मात्रा जो ज्यादा है, तो ये जब सॉल्वेंट तीनों में कॉमन है, लेकिन सॉल्यूट अगर ज्यादा है रेस्ट सॉल्यूशन से, तो दिस सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। इट मींस व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेन more amount of solute than other solution, when a solution contain more amount of solute than other solution, this solution is called hypertonic solution and rest are hypotonic solution. Clear हुआ? नहीं हुआ? When a solution contain more amount of solute than other solution, when a solution contain more amount of solute than other solution, this solution is called hypertonic solution in the respect of the other solution. ठीक, दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये हाइपरटोनिक, सॉरी हाइपरटोनिक, और ये हो गया हाइपोटोनिक। अब देखिए यहां पर ये हो गया। लेकिन अगर हम इसमें से अगर ये बात किया जाए तीनों सॉल्यूशन में सबसे लेस जो होगा कौन होगा, लेस मतलब सबसे कम जो सॉल्यूट है कौन है, ये मतलब सी जो बीकर में उसमें, यानी यह क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो। तो C is the hypertonic solution in the respect of A and B. A is hypertonic and C is hypotonic. ठीक। लेकिन अगर इसमें क्या किया जाए, इसमें
20 ग्राम तो यहाँ पर है, इसमें तो निकाल तो सकते नहीं है, इसी में 10 ग्राम और डाल देते हैं, 20 ग्राम। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बी और सी, दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम हो गया, तो बी एंड सी बोथ आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए जो है सॉल्यूशन नंबर ए इज हाइपरटोनिक इन द रिस्पेक्ट ऑफ बी एंड सी, एंड बी एंड सी बोथ आर आइसोटोनिक टू ईच अदर, एंड आइसोटोनिक एंड बी एंड सी इज हाइपोटोनिक इन द रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूशन ए। ठीक, तो यही है सॉल्यूशन। ये कंपेरेबल चीज है ना। ये अभी मान लो सपोज है, इसी सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, यहाँ पर 20 की जगह पर 40 कर देते हैं, क्या हो गया, चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया कि बी कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, ठीक, सी हो गया हाइपोटोनिक, ये जो हो गया ये बी के रिस्पेक्ट में ये हाइपोटोनिक हो गया, ठीक। तो ये चीज है, ये कंपेरेबल है। कोई सॉल्यूशन अभी हाइपोटोनिक है, अगर उसमें सॉल्यूट का मात्रा बढ़ा दिया जाए दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में, तो क्या हो जाएगा, वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है, सेल का स्वेलिंग होना, एंडोऑस्मोसिस होना और एक्सोऑस्मोसिस होना, दिस इज डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन, व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड, ठीक। अब देखो, एक मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल से समझना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि कंसेप्चुअल होता है फिर भूलने की चांस नहीं होती है। एक यहाँ पर एक बीकर लिया गया, ठीक, इस बीकर में एक सेल को ड्रॉप कर दिया गया, एक सेल को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक। देखते हैं कुछ समय के बाद, यदि मालूम नहीं है कि कौन सा सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जब उसमें सेल डाला गया तो सेल डाला गया तो कुछ समय के बाद देखते हैं यह सेल जो है ये सिकुड़ गया, यानी कि ऐसा था ना, अब ये ऐसा ऐसा इसका साइज रिड्यूस कर गया, रिड्यूस कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों हुआ रिड्यूस, इसकी ये इसका श्रिंक क्यों किया, श्रिंक क्यों किया, इससे हम श्रिंक से तो कुछ निकालेंगे, श्रिंक क्यों किया, तो क्यों का यहाँ पर दबाव है। ये क्या चीज हो गया, ये बाहर में सॉल्यूशन है, बाहर में भी सॉल्यूशन है, यानी कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक। तो अब यहां से जो निकला है, ये सेल के बाहर निकल रहा है, तो सेल के बाहर बिना एनर्जी लगाए हुए अगर निकल रहा है तो वो सॉल्वेंट निकल रहा है, सीधा मीनिंग। सेल से बाहर, सेल के बाहर, यानी कि सेल इनसाइड, सेल इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, अगर कोई सॉल्वेंट निकल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वह एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है उसमें, यानी यह क्या हो गया, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस हुआ। तो एक्सोऑस्मोसिस क्यों हुआ, why exosmosis takes place in such type of solution, because the external solution, in external solution the amount of solvent is less, सॉल्वेंट का मात्रा जो है वो क्या है, लेस है, किससे, इससे। तो सॉल्वेंट क्या हुआ, अगर बाहर में सॉल्वेंट क्या हो गया, कम हो गया, सॉल्वेंट कम गया, और सॉल्वेंट कम गया और अंदर में क्या है, सॉल्वेंट बढ़ा हुआ है, इसलिए क्या किया, ये हायर से लोअर की तरफ आ गया, यहाँ से सॉल्यूशन इसका सॉल्वेंट निकल करके चला आया बाहर। तो अब सॉल्वेंट क्या हुआ, यहाँ पर अंदर में कम है, तो कम है, सॉल्वेंट कम है उसके कंपेयर में, तो यह सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक, है ना, यानी कि यह सॉल्यूशन हो जाएगा हाइपरटोनिक या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ पर क्लियर ये हो गया कि सेल जो है, सेल को अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो आफ्टर सम टाइम द सेल बिकम श्रिंक बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। बट when a cell, just one example here, when a cell placed in a solution, ठीक है, after some time cells become swell up, ये सेल का साइज क्या होगा, बढ़ गया, इतना बड़ा सेल का साइज। इसका मतलब हुआ कुछ एंट्री किया है इसमें, तो क्या एंट्री किया है, विदाउट एनर्जी। अगर एनर्जी के बगैर यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें सॉल्वेंट जा रहा है, तो सॉल्वेंट जब जा रहा है तो इसका मतलब ये एंडोऑस्मोसिस हुआ, इंडोऑस्मोसिस। तो इंडोऑस्मोसिस क्यों हुआ यहाँ पर, इसीलिए हुआ कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा था, सॉल्वेंट ज्यादा था, इधर सॉल्वेंट कम, तो सॉल्वेंट ज्यादा था, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सॉल्यूशन हो गया हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को ड्रॉप करते हैं, सेल बिकम टर्जिक, सेल बिकम स्वेल अप, और इसमें करते हैं तो ये हो गया तुमको हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को देंगे क्या होगा, सेल बिकम श्रिंक
by the process of exosmosis, and when cell becomes swell up, this cell becomes swell up in hypotonic solution due to the इंडोमोसिस की वजह से सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप कर गया। तो ये हुआ तुमको ऑस्मोसिस का, ये प्रैक्टिकली इसमें है कि सेल को अगर हम रखेंगे सॉल्यूशन में तब क्या होगा, स्वेल अप कर रहा है कि श्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑस्मोसिस।